हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक। मीन्स लोकल एनास्थेटिक की मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। इससे पहले की जो वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लोकल एनास्थेटिक होते क्या हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, एस्टर कौन से हैं, एमाइड्स कौन से हैं, उसकी केमिस्ट्री क्या है, तो हम लोगों ने वहाँ डिस्कस कर लिया था लोकल एनास्थेटिक का। तो हम लोग आज मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो क्या करता है कि लोकल एनास्थेटिक इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर। अब क्या करता है कि जो लोकल एनास्थेटिक है वो क्या करता है, वोल्टेज सेंसिटिव आपका जो रिसेप्टर्स है उस पर काम करता है। आप ये पहली लाइन समझिए कि वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल पे काम करता है। तो जब लोकल एनास्थेटिक रिसेप्टर्स बाइंड करता है तो क्या करता है कि ये जो चैनल की ओपनिंग होती है उसके थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है। अब जब चैनल की ओपनिंग के थ्रेशोल्ड जब बढ़ जाता है तो क्या करता है कि सोडियम फेल्स टू इंक्रीज रिस्पांस टू एन स्टिमुलस। तो क्या होता है कि अल्टीमेटली जब कोई स्टिमुलस आता है तो सोडियम आयन की जो एंट्री होनी चाहिए वो एंट्री नहीं होती है। तो हमें क्या होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी डिपोलराइजेशन नहीं होता है। मीन्स उस पर्टिकुलर एरिया में जो नर्व्स हैं वो टोटली क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं और पेन का सेंसेशन नहीं होता है। तो मैकेनिज्म हम लोग फिगर के थ्रू देखेंगे कि पहला स्टेज देखिए, बहुत आराम से हम लोग समझेंगे। तो एक बार दोबारा में हम इसलिए रिपीट कर देते हैं जैसे जिनका छूट जाए तो एक बार दोबारा भी देख लेंगे कि पहला है रेस्टिंग कंडीशन, दूसरा है एक्टिवेटेड कंडीशन, तीसरा है इनएक्टिवेटेड कंडीशन। और आप ये समझिए कि ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एक्सोप्लाज्म है, ये एक्सोनल मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं। इसी मेम्ब्रेन पे आपका क्या है कि सोडियम जो आपका वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल आपके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके स्थित है। तो अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे दो टाइप के रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे चैनल हैं, एक ए है और एक आई है। जो ए है ये रेस्टिंग कंडीशन, देखिए रेस्टिंग के नीचे बना हुआ है, ये एक्टिवेटेड के नीचे बना हुआ है, ये इनएक्टिवेटेड के नीचे बना हुआ है। तो आपको भी ऐसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब रेस्टिंग कंडीशन होती है तो हमारे पास दो चैनल हैं। पहला है एक गेट, इसे बोल सकते हैं आप कि ए है जो रेस्टिंग कंडीशन में क्लोज्ड होता है, ठीक है, और इसे एक्टिवेटेड गेट बोलते हैं, इसे एस लिखते हैं। जो इनएक्टिवेटेड गेट जो नीचे आपका लोकेटेड है, देखिए इसे बोलते हैं आई। जब नॉर्मल कंडीशन होती है, रेस्टिंग कंडीशन होती है, रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका एक्टिवेटेड गेट है ये क्लोज्ड होता है और ये क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज में रहता है। तो क्या होता है कि जब ये क्लोज्ड है तो सोडियम आयन की एंट्री नहीं होती है। लेकिन क्या होता है, जब कोई स्टिमुलस आता है, जब कोई स्टिमुलस आता है तो क्या होता है कि ये जो आपका रेस्टिंग कंडीशन है एक कन्वर्ट हो जाता है एक्टिवेटेड स्टेट में। अब एक्टिवेटेड स्टेट में क्या होता है कि जो आपका एक्टिवेटेड गेट है, जो अभी तक क्या है रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या था, ये टोटली क्लोज था, ये ओपन हो जाता है। और जैसे ही ये ओपन होता है यहाँ पे सोडियम आयन की एंट्री हो जाती है और आपको डिपोलराइजेशन हो जाता है। तो अब क्या है कि हमें यहाँ पे डिपोलराइजेशन नहीं कराना है, सोडियम आयन की एंट्री को हमें ब्लॉक करना है। तो हम करते क्या हैं कि देखिए रेस्टिंग हमें स्टेज में कुछ करना नहीं है, हमें क्या करना है, एक्टिवेटेड स्टेट में काम करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं लोकल एनास्थेटिक। तो लोकल एनास्थेटिक क्या है कि यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस है। केटायनिक आपका लोकल बेस बनेगा, फिर बेस आपका क्या होगा, यहाँ से बेस से आपका मेम्ब्रेन से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस कर जाएगा, फिर बनाता है केटायनिक फार्म। अब यही केटायनिक फार्म क्या करता है कि लोकल एनास्थेटिक रिसेप्टर से बाइंड करता है। और जो आपका लोकल एनास्थेटिक रिसेप्टर है वो क्या है, मेम्ब्रेन में अंदर आपका सिचुएटेड है, लेकिन वो नीचे के साइड में एक्सोप्लाज्म की तरफ है। तो क्या होता है कि लोकल एनास्थेटिक पहले देखिए मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, केटायनिक फार्म कन्वर्ट हो जाता है बेस में, ठीक है। बेस हमने बताया था ये वीक बेस है, वीक बेस क्या होता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, फिर अगेन एक केटायनिक फार्म बन जाता है। अब ये केटायनिक फार्म क्या करता है, लोकल एनास्थेटिक रिसेप्टर से बाइंड करता है। जब केटायनिक फार्म लोकल एनास्थेटिक रिसेप्टर से बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद क्या करता है, ये जो एक्टिवेटेड गेट है इसको क्या करता है, इनएक्टिव कर देता है। इनएक्टिव कैसे करता है कि जब ये लोकल एनास्थेटिक इस गेट से इस पे बाइंड कर जाता है, इनएक्टिवेटेड गेट पे, तो क्या करता है कि ये जो एक्टिवेटेड गेट है इसको क्या करता है कि इसको ये आप समझिए कि स्टेबलाइज कर देता है।
अब इसी पे जिस कंडीशन में ये था इसी कंडीशन में ये आपका बना रहेगा और ये इनएक्टिव कंडीशन बना रहेगा, तो सोडियम आयन की एंट्री नहीं होगी। सोडियम देखिए यहाँ पे हमने एरो लगाया बाहर जा रहा है, इसका मतलब है जब इनएक्टिव स्टेट होगा सोडियम आयन की एंट्री नहीं होगी, सोडियम आयन की एंट्री नहीं होगी तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा। तो आप ये समझिए कि जो इसकी मैकेनिज्म है उसमें हमें क्या करना है कि जो आपकी मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल है जहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रहा था उसको हमें ब्लॉक करना है। तो क्या करता है, ये जो सोडियम आयन की एंट्री हो रही थी, डीपोलराइजेशन हो रहा था एक्टिवेटेड स्टेट में, यहीं पे हम लोकल एनास्थेटिक केटानिक क्या करते हैं, केटारिंग फार्म लोकल एनास्थेटिक रिसेप्टर्स बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद सोडियम आयन की एंट्री नहीं होगी, सोडियम आयन की एंट्री नहीं होगी तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा। अब डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो जो आपका हमने बताया था कि जो लोकल एनास्थेटिक की डिफिनीशन में जो मसल एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेशन और क्या हो रहा था, जनरेशन हो रहा था, वो टोटली ब्लॉक हो जाएगा। अब जब पर्टिकुलर एरिया में इम्पल्स का जनरेशन नहीं होगा, प्रोपेगेशन नहीं होगा, तो उस पर्टिकुलर एरिया में हमें पेन का सेंसेशन नहीं होगा। ये तो हो गया आपकी मैकेनिज्म कि आपकी मैकेनिज्म में देखिए ये रेस्टिंग कंडीशन है, एक्टिवेटेड है, इनएक्टिवेटेड है। तीन बना लीजिएगा, तीनों बहुत सिंपल फिगर हमने बनाया हुआ, इसको बना लेंगे और बस आपको दिखा देना है कि सोडियम आयन की एंट्री यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है, एक्टिवेटेड स्टेट में हो रही है, यहीं पे लोकल एनास्थेटिक लगा दीजिएगा ड्रग और इसको ब्लॉक कर देंगे तो यहाँ पे सोडियम आयन की एंट्री नहीं होगी, आगे की पूरी फर्दर प्रोसेस बंद हो जाएगी। अगर इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू समझें तो देखिए RMP जो होती है -90 to -17 मिली वोल्ट होता है, आपको पता है। तो हमने क्या किया कि जब ये कोई भी लोकल एनास्थेटिक नहीं दिया गया, देखिए ये अनट्रीटेड फाइबर ए है, तो देखिए ये क्या है +20 मिली वोल्ट तक जाता है, जिसे ओवरशूट बोलते हैं, हमने NS में डिस्कस किया था कि +20 मिली वोल्ट तक जाता है। ये तो माइनस सब है, ये +20 मिली वोल्ट तक ओवरशूट कर जाता है। ये तो होगा अनट्रीटेड फाइबर, कोई भी लोकल एनास्थेटिक नहीं दिया गया। लेकिन जैसे जैसे लोकल एनास्थेटिक ड्रग हम लोग देते हैं BCD कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं, जैसे बढ़ाते चले जाएंगे देखिए ग्राफ जो है वो क्या है कि RMP की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है। RMP -70 -90 मिली वोल्ट की तरफ धीरे धीरे क्या हो रहा है, शिफ्ट होता रहा है। बस इसमें डिफरेंस यही है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लोकल एनास्थेटिक कंसंट्रेशन को बढ़ाते जा रहे हैं। मीन्स कम कंसंट्रेशन पे B इफेक्ट, ज़्यादा कंसंट्रेशन पे C, उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन पे D, और जैसे थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो ये -90 to -70 -90 RMP को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या करेगा, ये आपका मेंटेन कर लेगा। ये हो गई मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं लोकल एनास्थेटिक की लोकल एक्शन की बात करते हैं कि जो आपका लोकल एनास्थेटिक है वो क्या करता है, ब्लॉक सेंसरी नर्व एंडिंग, सेंसरी नर्व एंडिंग को ब्लॉक करेगा, नर्व ट्रंक को ब्लॉक करेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करेगा, गैंग्लियनिक सिनेप्स को ब्लॉक करेगा। अब क्या है कि ये जो फाइबर्स को ब्लॉक कर रहा है इसमें डिपेंड करता है जो सेंसिटिविटी होती है लोकल एनास्थेटिक की, वो डिटरमाइंड बाई किससे होती है, डायमीटर ऑफ फाइबर एंड टाइप ऑफ फाइबर। मीन्स क्या होता है कि जो सेंसिटिविटी है वो डिटरमाइंड होती है कि फाइबर की मोटाई कितनी है, डायमीटर कैसा है, और जो फाइबर उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आगे तो इसमें देखिए दो फाइबर्स होंगे, एक लार्जर फाइबर होगा, ठीक है, एक आपका क्या होगा, शॉर्ट फाइबर होगा। अगर शॉर्ट फाइबर है, नॉन माइलिनेटेड है, तो वो जल्दी क्या हो जाएगा, उसकी जल्दी ब्लॉकिंग हो जाएगी। मीन्स देखिए इस क्या है, स्मॉलर फाइबर मोर सेंसिटिव देन लार्जर फाइबर। स्मॉलर फाइबर अगर है ज़्यादा सेंसिटिव होगी लार्जर फाइबर के कंपैरिजन में। नॉन माइलिनेटेड फाइबर ब्लॉक्ड मोर इजिली। आपके पास दो होंगी, एक माइलिनेटेड होगा, एक नॉन माइलिनेटेड होगा। जो नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स होंगे वो इजिली लोकल एनास्थेटिक से ब्लॉक हो जाएंगे। अब दूसरा चीज आता है, जितने ज़्यादा इंटरनोड होंगे, समझिए इसको, अगर स्मॉल फाइबर्स हैं और लार्ज फाइबर्स हैं। अब देखिए स्मॉल फाइबर्स हैं तो यहाँ पे दो स्पेस आपको इंटर न्यूरॉन मिल गए, यहाँ पे एक मिला। तो जो स्मॉलर फाइबर हैं उसमें क्या होता है, जो एक्शन होगा लोकल एनास्थेटिक का वो फास्टर होगा स्मॉल फाइबर में। अगर बात करें लार्जर फाइबर में तो यहाँ लोकल एनास्थेटिक का एक्शन जो होगा वो थोड़ा स्लोअर होगा, क्योंकि यहाँ क्या है कि यहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, सब जगह निकोटिनिक रिसेप्टर हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर पे सबसे ज़्यादा जो फास्ट एक्शन होता है लिगेंड गेटेड से होता है, जहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर यहाँ पे जंप किया, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्या है, यहाँ स्लोली जाएगा,
फिर यहाँ निकोटीन रिसेप्टर बाइंड करेगा, फिर यहाँ से चलेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा। इसलिए क्या होता है, जो स्मॉलर फाइबर है, नॉन माइलेटेड फाइबर है, जहाँ पर नोड ऑफ रेनवियर सबसे ज़्यादा है, वहाँ सबसे ज़्यादा लोकल एनास्थेटिक का इफेक्ट हमें मिलेगा। अब दूसरा आता है कि इसमें कुछ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर आपको ऐड करते हैं, जैसे एड्रेनालिन ऐड किया जाता है। तो एड्रेनालिन जब ऐड किया जाता है उसके कुछ एडवांटेज हैं एड्रेनालिन का, कि एड्रेनालिन क्या करता है कि ये एड्रेनालिन आप समझिएगा कि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो पहला चीज़ क्या है कि अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा तो पहला काम जो एडवांटेज मिलेगा, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कि जो भी लोकल एनास्थेटिक ड्रग हम दे रहे हैं अगर उसके साथ हम एड्रेनालिन मिला रहे हैं, एड्रेनालिन क्या करता है कि जो वसल्स होंगे उसके डायमीटर को कम कर देगा। तो उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ लोकल एनास्थेटिक अप्लाई किया जाता है वहाँ से क्या होगा कि लोकल एनास्थेटिक का डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, उस एरिया में लोकल एनास्थेटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा देर तक मेंटेन रहेगा, ज़्यादा देर तक रहेगा तो हमें जो ड्रग का एक्शन है वो प्रोलॉन्ग मिलेगा। इसीलिए अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाई लोकल एनास्थेटिक के साथ हम लोग एड्रेनालिन क्यों देते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर क्यों देते हैं, तो वही क्या है कि पहला जो इफेक्ट है प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मिलेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है तो लोकल एनास्थेटिक का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं होगा, तो सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी लोकल एनास्थेटिक की कम हो जाएगी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं होगा। तीसरा क्या है, प्रोवाइड ब्लड लेस एरिया फॉर सर्जरी। तीसरा चीज़ समझिएगा कि जब वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर यूज करेंगे तो वहाँ से क्या होगा कि हमें ब्लड जो जिस एरिया में अगर सर्जरी करनी है उस एरिया में ब्लड लेस एरिया हमें मिल जाएगा। अब ब्लड लेस एरिया मिल जाए तो हम बहुत इजीली उसको क्या करेंगे, सर्जरी के बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है, बहुत जल्दी ऑपरेट कर सकते हैं। ये एडवांटेज होता है जब हम लोकल एनास्थेटिक के साथ एड्रेनालिन को ऐड करते हैं। तो ये एड्रेनालिन हमें एडवांटेज देता है किसका, लोकल एनास्थेटिक के साथ ऐड करने पर। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर लोकल एनास्थेटिक देते हैं, अभी तक तो यह लोकल एक्शन था, अब हम बात करते हैं सिस्टेमिक एक्शन की। तो लोकल एनास्थेटिक सिस्टेमिक एक्शन की अगर हम बात करें, सबसे पहला चीज़ जो आता है वो आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, स्टिमुलेशन फॉलोड बाय डिप्रेशन। स्टिमुलेशन फॉलोड बाय डिप्रेशन का मतलब होता है कि सबसे पहले स्टिमुलेशन होगा, धीरे धीरे डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा लास्ट में, जिसे बोलते हैं स्टिमुलेशन फॉलोड बाय डिप्रेशन। तो सबसे पहले इसका एक सीक्वेंस है कि अगर मान लीजिए हम बात करें लोकल एनास्थेटिक ड्रग कोकेन की बात करें, कोकेन क्या होता है कि आपका पावरफुल सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है। पहला चीज़ समझिएगा, पॉइंट वाइज समझिएगा, कोकेन क्या है कि आपका पावरफुल सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है। यूफोरिया काज करता है। यूफोरिया क्या होता है, एक आप समझिए कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, उसे बोलते हैं यूफोरिया। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेज है यूफोरिया होगा। अगर यूफोरिया होगा उसके बाद होगा एक्साइटमेंट होगा। एक्साइटमेंट के बाद जो नेक्स्ट आपका जो स्टेज होगा वो होगा मेंटल कन्फ्यूजन। अब मेंटल कन्फ्यूजन हो रहा है तो आदमी क्या होगा, नींद नहीं आएगी, उसे बोलते हैं रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस आएगा। अब रेस्टलेसनेस के बाद क्या हो जाएगा, अब रेस्टलेस नहीं है, उसको कहीं आराम नहीं हो रहा है, कहीं बैठ नहीं पा रहा, वो मूव कर रहा है, तो क्या होगा कि एक बार आएगा कि ट्रीमर, हल्का सा बॉडी में जर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। जर्किंग बाद क्या होगा कि ये जर्किंग जो ट्रीमर है ये कन्वर्ट हो जाता है कन्वल्जन में, एपिलेप्सी कन्वल्जन। ठीक है, उसके बाद इसे आप फिर से बोलते हैं कन्वल्जन जाएगा। कन्वल्जन बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियसनेस होने लगेगा। अनकॉन्शियसनेस होने के बाद क्या हो जाता है कि यहाँ पे रिस्पायरेटरी डिप्रेशन होने लगता है। रिस्पायरेटरी डिप्रेशन के बाद लास्ट में क्या होती है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये इसका सिस्टेमिक एक्शन है। जब लोकल एनास्थेटिक बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, जब अगर आप थेरेप्यूटिक डोज यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा इफेक्ट ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन थेरेप्यूटिक डोज से ज़्यादा होगा तो ये सिम्टम लास्ट में मिलते हैं। तो कौन होगा, कोकेन अगर हम लोग दें तो पहला पावरफुल सीनस स्टिमुलेंट होगा, यूफोरिया काज करेगा, एक्साइटमेंट होगा, मेंटल कन्फ्यूजन होगा, रेस्टलेसनेस होगा, ट्रीमर होगा, कन्वल्जन होगा, अनकॉन्शियसनेस, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन और लास्ट में डेथ हो जाएगी। ये तो हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट। अगर हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे अगर हम बात करें, सबसे पहला बात करते हैं सीवीएस पे। सीवीएस में देखिए हार्ट की बात करते हैं। हार्ट की बात अगर हम करें तो क्या करता है कि कार्डियक डिप्रेसेंट का काम करता है। इसकी एक ड्रग है प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड का जो यूज किया जाता है, क्योंकि देखिए ये क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं।
सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रही हैं, इसका मतलब डीपोलराइजेशन नहीं होगा, ठीक है, मसल कंट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो प्रोकेनामाइड ड्रग है, एमाइड डेरिवेटिव्स होती हैं, ये क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं एंटी इराइथमिक ड्रग में। जब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिस्कस करेंगे तो वहाँ बताएंगे प्रोकेनामाइड ऐसी ड्रग है जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी यूज की जाए, कहाँ पे, इराइथमिया के ट्रीटमेंट में। तो अब देखिए क्या करता है, कार्डियक डिप्रेशन काम करता है। अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स क्या करता है कि ये टेंड टू प्रोड्यूस फॉल इन बीपी। तो अगर लोकल एनास्थेटिक ले रहे हैं तो क्या करता है कि ये बीपी को कम कर देता है। तो हमने आपको बताया कि ये सेंट्रल आपका सिस्टेमिक एक्शन, पहला हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम बात करें हार्ट की, कार्डियक डिप्रेसेंट होता है, इसकी एक ड्रग प्रोकेनामाइड है, जो प्रोकेनामाइड यूज की जाती है ट्रीटमेंट ऑफ द इराइथमिया, जब हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होता है, टेंड टू प्रोड्यूस फॉल इन बीपी। ये बीपी को क्या करती है कि बीपी को डाउन कर देती है, बीपी को कम कर देती है। तो ये इसका हो गया आपका CVS का इफेक्ट। तो आज हम लोगों ने देखा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक। लोकल एनास्थेटिक काम कैसे करता है, तो हमने आपको बता दिया, एक सोडियम चैनल काम करता है, सोडियम आयन की एंट्री को कम कर देता है, ब्लॉक कर देता है, डीपोलराइजेशन नहीं होता, मसल एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। इसकी मैकेनिज्म 2 लाइन की ये है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लोकल एक्शन क्या होता है, तो हमने आपको बता दिया। उसके बाद आता है सिस्टेमिक एक्शन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CVS में हार्ट और ब्लड वेसल्स। ये तो हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक। उसके बाद आप लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद आपके जो अब हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल देखेंगे, जैसे टॉपिकली क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे उसमें इंजेक्शन के थ्रू कैसे देते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया फार्माकोलॉजिकल के लिए। अगर हम आपको बता दें कि अगर आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री का आपको अगर कोई वीडियो देखना है तो आप डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव का वीडियो देखेंगे। वहाँ पे सेमेस्टर के जितने भी आपके SAR हो गया, सिंथेसिस हो गई, सब आपको वहाँ पे आपको सब वीडियो मिल जाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।